हाँ देखिए, वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए बिना अब इसके आगे एक कदम भी चलना लगभग मान के चले कि इम्पॉसिबल है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो खींच खाच के फिर भी काम चला लोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चल जाएगा, लेकिन पूरा मैग्नेटिज्म सिर्फ क्या है, वेक्टर ही है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट ना जितना ज्यादा आपका क्लियर रहेगा, जितना ज्यादा आपको वेक्टर पे कमांड रहेगा, फिजिक्स में उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आज तो खैर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्लासेस शुरू होने से पहले लगभग हमको लग रहा है कि 8-10 लेक्चर हमने वेक्टर्स का लिया है ना, और उसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने देखी हैं। तो आपने जो ग्रुप ज्वाइन किया है, तुमने ग्रुप ज्वाइन किया है? अच्छा, अपने दोस्तों से पूछ लेना कौन सा ग्रुप है, उसमें स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाना तो तुमको वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको जाके वहां से खूब बढ़िया से क्लियर कर लेना। लेकिन हम लोग इतना वेक्टर तो आज देख ही लेंगे कि हमारा आगे का काम चल जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। तो हर वो क्वांटिटी जो मेजरेबल है, मेजरेबल का मतलब हुआ हम जिसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जिसका यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने में किसको, लॉज ऑफ फिजिक्स को, फिजिक्स के नियमों को डिस्क्राइब करने में हम जिसका यूज करते हैं और जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए बताइए कौन कौन सी क्वांटिटीज आपके दिमाग में आ रही हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हम किसी चीज का लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। मास मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मास मेजर कर सकते हैं, केजी में मेजर होता है। टाइम मेजर कर सकते हैं, टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में, मिनट में, घंटा में, ईयर में, है ना, ये सब में मेजर करते हैं। और बताइए, बुखार उखार होता है तो टेम्परेचर भी मेजर करते हैं हम लोग। और बोलिए, बहुत कुछ होता है। हाँ, फोर्स मेजर कर सकते हैं हम लोग कितना है ना। इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं आमीटर का यूज करके। वोल्टेज मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर का यूज करके। जैसे देखो उसमें उसमें लिखा हुआ है 230, तो वो क्या बता रहा है, वोल्टेज बता रहा है, इसका मतलब उसमें वोल्ट मीटर लगा होगा। तो जितनी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज है। ईटीसी लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बाबू मैग्नीट्यूड में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है नंबर, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, यूनिट से। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से। जैसे रैंडमली अगर हम कोई नंबर लेते हैं 10 और कोई एक यूनिट लेते हैं, कौन सा यूनिट, तुम बताओ, कोई एक यूनिट मन पसंद बताओ। केजी इसने कहा, तो मन पसंद बोला तो सुन के बता रहा है केजी। अब आप बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा नहीं, मास नहीं बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मास। ठीक है, शॉर्टकट में मास बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मास है। कुछ और नंबर अगर मान लीजिए कि मैंने 20 लिया ना, कोई एक यूनिट मैंने ले लिया, सेकंड ले लिया, बताइए ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम है। चलिए मैंने 50 लिया, न्यूटन ले लिया, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। सही है, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्शन के बेसिस पे सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। बाबू स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन। इनमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता है। क्लियर है? जैसे आपसे कोई अगर आपका मास पूछता है तो आप नहीं कहते हैं कि मेरा मास है 60 केजी ईस्ट डायरेक्शन में, नहीं बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि 60 केजी अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अरे बोलो ना, कोई टाइम पूछता है तो आप नहीं कहते हैं कि 4:15 हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, सिर्फ हम बोलते हैं 4:15 हो रहा है। तो जिन क्वांटिटीज को खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं ना। और खास बात यह है कि स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा का मतलब हुआ कि 10 + 10 कितना, 20, 10 - 10 कितना, 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना, 1। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होगा उनका जोड़ घटाव गुना भाग वैसे ही होगा जैसा हमने दूसरी तीसरी चौथी क्लास में सीखा है। क्लियर है? हाँ। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसके लिए, अच्छा पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या आएगा बताइए ना। मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, टाइम के पास कोई हाँ, और बताइए, डेंसिटी बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। तो चलो, बहुत डेंसिटी के पास नहीं होता। और बताइए, किसी ने कहा डिस्टेंस, स्पीड ना जी। अच्छा, हर टाइप का एनर्जी, ये याद रखिएगा, किसी भी टाइप की एनर्जी हो वो स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी के पास कोई डायरेक्शन
नहीं होता है। और चलिए ईटीसी लगाते हैं, आगे जब स्केलर मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, तो उसी समय हम लोग क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, और इनका जो अलजेब्रा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वेक्टर क्वांटिटीज का जोड़ घटाव वैसा नहीं होता है जैसा हमने बचपन में सीखा है। अरे बोलो ना। और ये जिस अलजेब्रा को फॉलो करते हैं उसको बोला जाता है वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर? इसमें जरूरी नहीं है कि जैसे एग्जांपल की बात करें तो फोर्स आ गया इसमें। बोलो बाबू। एक मिनट। जैसे मान लो कि हमको इस चेयर को यहां से खिसका के यहां लाना है, तो मुझको एक फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करना पड़ेगा। बताइए उसका नाम क्या है? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूटन ने अपने पहले नियम में कहा है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाए दे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। तो आप बताइए कि क्या इस चेयर को यहां से यहां तक लाने में सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये खिसकता है। अरे बोलो ना। और मैंने वो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, तो क्या इधर आएगा? ये तो बाबू उधर ना चला जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि वो इधर आए, तो इसके लिए इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझको डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मुझको फोर्स इधर ही लगाना पड़ेगा, तब वो इधर आएगा। इसका मतलब हुआ कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, है कि नहीं? तो फोर्स हो गया। एक और चीज होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं मुहर्रम चौक पे, आपको इस कोचिंग में आना है, तो मान के चलिए लगभग 200-300 मीटर का डिस्टेंस होगा, 200 मीटर ले लेते हैं। तो अगर आपका पहला दिन है, आपके दोस्त ने कहा कि काम करो मुहर्रम चौक हो, तो वहां से सीधे तुम 200 मीटर चल दो, तो क्या तुम चल दोगे? ना, काहे कि मुहर्रम चौक से बहुत सारा रास्ता जाता नहीं, बैठे रहो ना तुम। मुहर्रम चौक से बहुत सारा रास्ता जाता है। एक इधर एमजेके में जाता है, अरे बोलो, उधर 3 लालटेन भी जाता है, और एक तो उधर से घूम के जाएगा तो स्टेशन चौक चला जाएगा, है कि नहीं? और ये वाला रास्ता कोचिंग की तरफ भी आता है। तो आप उससे पूछिएगा कि 300 मीटर या 200 मीटर में चल तो लूंगा, लेकिन किस डायरेक्शन में चलूं? जब तक वो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, आप एक कदम नहीं चल पाइएगा। इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन में भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बिना डायरेक्शन के एक कदम भी हम नहीं चलेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और भी बहुत सारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे एक्सेलरेशन का नाम सुना है, उसके पास भी डायरेक्शन होता है। और 12th क्लास में मेनली हम लोग 2 और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जो कि वेक्टर होगा। वो उसमें से एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाबू एक होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चलिए ईटीसी लगाते हैं, सही है, और आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मैंने कहा कि वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने, घटाने, गुना करने और उनके डिवीजन का लॉ थोड़ा अलग होता है, और वो सब किस में आता है? वेक्टर अलजेब्रा में होता है। तो वेक्टर में जरूरी नहीं है कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का 2 फोर्स मिलके 20 न्यूटन बनाए। हो सकता है कि वो 20 न्यूटन भी हो जाए, हो सकता है कि 15 न्यूटन भी हो जाए, हो सकता है कि 10 न्यूटन भी हो, इवन हो सकता है कि वो तो 0 न्यूटन भी हो जाए ना। तो फिर वेक्टर्स को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, और यही एक्चुअली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होगा अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को ज्योमेट्रिकली हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि फोटो वोटो बनाना होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिनोट करेंगे? एरो से। ठीक है, इसको बोला जाता है हेड, इसको बोला जाता है टेल, और बाबू इसका जो लेंथ होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है। माने मैग्नीट्यूड डबल होगा तो लेंथ भी डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आधा होगा तो लेंथ भी आधा हो जाएगा। जैसे अगर कोई ब्लॉक है और मुझको दिखाना है कि इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो मैं ऐसे ही ना दिखाऊंगा। तो आप बताइए, ये जो 10 न्यूटन मैंने लिखा है, ये एक फोर्स है, और इसको रिप्रेजेंट मैंने कैसे किया है? एरो से।
क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका जो हेड होगा वो डायरेक्शन बताएगा कि मतलब फोर्स उधर की तरफ लगा है। अब मुझको ये बताना है कि नीचे लगा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैंने ऐसे दिखा दिया तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैग्नीट्यूड आधा है और लेंथ लगभग हमको सेम ही लग रहा है, इवन बड़ा ही दिख रहा है, तो ये गलत है। अगर मैग्नीट्यूड आधा है ना बाबू, तो इसका लेंथ भी आधा होना चाहिए। तो आप इसको मिटाइए और लगभग इसका आधा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, लगभग आधा दिख रहा होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग 5 न्यूटन। किसी ने कहा कि ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो पता है क्या करेंगे हम लोग, इसका डबल ड्रॉ कर देंगे। अब जगह नहीं है, आप अज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, तो बाबू किसी भी वेक्टर को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं और इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए। अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए चाहिए, मतलब हमको वेक्टर के अभी डायरेक्शन में इंटरेस्ट, हमको अभी खाली उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो बाबू उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर लिख दो और दोनों साइड में 2 लाइन खींच दो। मैथ्स वाले लोग इसको मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे, चाहे मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे, हम लोग इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और शॉर्टकट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने का एक और शॉर्टकट है कि आप इसके ऊपर का एरो हटा दीजिए। ऊपर का एरो हट गया का मतलब हुआ हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड, तो जब डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैग्नीट्यूड ना रहा खाली। आप समझ रहे हैं? हाँ, अगर कहीं लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? ये गलत लिखा है, क्योंकि F एक वेक्टर ना है और वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होना चाहिए। और जबकि मैंने सिर्फ क्या लिखा है, डायरेक्शन का तो जिक्र ही नहीं है, तो इसीलिए एक अधूरा इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैंने लिखा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन और अलोंग, मैंने ऐसा ईस्ट लिख दिया। अब बताओ सही है कि गलत है? अब सही है, ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है। चलो बताओ ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? अच्छा, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और लिखा भी हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो ये सही हो गया। अच्छा है बाबू, अगर सिर्फ ऐसा लिखा रहे F बराबर 10 न्यूटन, तो बताना ये सही है कि गलत है? तो ये भी सही है, क्योंकि इसका भी मतलब होता है खाली मैग्नीट्यूड, ऊपर तीर नहीं ना लगा है, इसका मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर भी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, का मतलब हुआ ये भी सही है। क्लियर है? चलिए सुनिएगा, अगर एक वेक्टर को आप रोटेट कर देते हैं तो इससे ये वेक्टर चेंज हो जाता है। बोलो ना, जैसे पहले जब वो यहां था तो वेक्टर ए था ना बाबू, रोटेट करके जब वो यहां पहुंचेगा तो अब इसको वेक्टर ए नहीं बोलेंगे, हम इसको कुछ वेक्टर बी बोलेंगे, सी बोलेंगे, डी बोलेंगे, हाथी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वेक्टर ए इसको नहीं बोलेंगे। वजह क्या है? वजह है कि वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है, कैसे पता चला मैग्नीट्यूड सेम है? क्योंकि इसका लेंथ सेम है। रे लेंथ बढ़ेगा घटेगा तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा घटेगा, तो लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं ना है, और दोनों में से कोई एक बदल जाएगा तो वो वेक्टर भी बदल जाएगा। यानी यहां था तो ये वेक्टर ए था, लेकिन यहां है तो ये वेक्टर ए नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट कर दोगे तो क्या इससे उसमें बदलाव होगा? नहीं, क्योंकि ना तो बाबू मैग्नीट्यूड बदला और ना ही डायरेक्शन बदला। इसका मतलब अब ये वेक्टर ए ही रहेगा, पहले भी ए था, एक चक्कर लगाने के बाद भी ये ए ही रहेगा। तो बात ये है कि अगर हम लोग 360 डिग्री के अलावा, बोलो ना, अदर देन मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री के अलावा बाकी किसी भी एंगल पर एक वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। बोलो, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल जाता है। एक वेक्टर को हम एक जगह से उठा के कहीं भी दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, बस ख्याल रहे कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और आप ध्यान से देखिए, पूरी यात्रा के दौरान क्या इसके लेंथ में बदलाव हो रहा है? तो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, और क्या डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है?
बाबू डायरेक्शन में बदलाव होता तो ये एंगल बदलता, और आप देखिए पूरी यात्रा के दौरान इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा कितना रहा है, थीटा ही रहा है, वो कहाँ बदल रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब वो यहां था तो अगर वेक्टर ए था, वो वहां भी पहुंचेगा तो वेक्टर ए ही रहेगा। यानी एक वेक्टर को हम उसी के पैरेलल, देख लो ये पैरेलल ही ना है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। हम एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर्स, तो बाबू दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, माने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो बताइए क्या इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है? कैसे पता चला मैग्नीट्यूड सेम है? लेंथ देखो बराबर है दोनों का लगभग ना, हाँ तो मैग्नीट्यूड सेम है। और क्या डायरेक्शन भी सेम है? हाँ, दोनों एक दूसरे का पैरेलल ना है, पैरेलल है का मतलब सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, दोनों का डायरेक्शन भी सेम, इसका मतलब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा। सही है। चलिए ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स, तो ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम लग रहे हैं क्या? कैसे मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है? लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है ना, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स हैं या फिर नेगेटिव वेक्टर्स हैं। का मतलब हुआ कि वेक्टर ए बराबर माइनस ऑफ वेक्टर बी है। अच्छा, माइनस साइन को अगर उधर लेके जाओगे तो बाबू वेक्टर बी बराबर माइनस ऑफ वेक्टर ए है। तो ये जो तुमको वेक्टर बी दिख रहा है ये कुछ और नहीं, ये माइनस ऑफ ए है। इसका मतलब ये ए है तो ये माइनस ए है। इसका मतलब हुआ कि एक वेक्टर को पलट दोगे तो वो खुद का ही नेगेटिव हो जाता है। अगर ये हाथी है तो ये माइनस हाथी है। क्लियर? चलिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर, सबसे ज्यादा इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट। कितना होता है? एकदम याद रखना। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ऐसा ए लिख के और उसके ऊपर टोपी पहना देते हैं, कैप लगा देते हैं और पढ़ते भी हैं इसको ए कैप। क्या पढ़ते हैं? ए कैप। सही है। बताइए इसकी खास बात क्या है? इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट। सही है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट। अच्छा, वो आपको दिख भी रहा होगा, 1 2 3। हो सकता है 3 न्यूटन का फोर्स हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो, लेकिन जो भी हो मैग्नीट्यूड कितना है? 3 यूनिट है। किसी ने कहा कि इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करो, तो इसके अलोंग का मतलब हुआ कि डायरेक्शन होना चाहिए यही, लेकिन यूनिट वेक्टर ड्रॉ करो का मतलब मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1 यूनिट। तो एकदम इतना नाप लीजिए। बताइए ये जो आपको पीले कलर का वेक्टर दिख रहा है, क्या इसका डायरेक्शन ए की तरफ है? हाँ ठीक है। और क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है? हाँ। इसका मतलब हुआ कि इसको उठा के अगर हम कहीं इधर लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। बताइए यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट। और अलोंग वेक्टर ए क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन है वेक्टर ए की तरफ। लेकिन किसी ने कहा कि ये तो खैर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, थोड़ा अलजेब्रिकली बताइए कि हम यूनिट वेक्टर को कैसे निकालेंगे ना, उसको कैसे डिराइव करेंगे। तो हम ये बात जानते हैं कि वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड एंड क्या? डायरेक्शन। अब किसी ने कहा कि हमको इसी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि हम डायरेक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हमने पिछली बार भी नहीं किया था, तो डायरेक्शन वैसा ही रहेगा। लेकिन यूनिट वेक्टर ना चाहिए तो मैग्नीट्यूड हो जाना चाहिए 1, यानी मैग्नीट्यूड इधर से हटना चाहिए और इसकी जगह आना चाहिए 1। तो हम ऐसा क्या कर दे कि ये हट जाए और इसकी जगह 1 आ जाए? हम मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें। कोई काम हमेशा इक्वेशन के
दोनों साइड होता है, तो इधर भी हमको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। अब आप बताइए, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया और यहाँ क्या मिला, 1 ना बाबू। तो इसका मतलब हुआ कि इस साइड में एक ऐसी चीज है जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये क्या चीज है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके पास डायरेक्शन होता है, यानी ये कुछ और नहीं, ये है आपका यूनिट वेक्टर। तो बताओ, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर आपको कोई यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। अच्छा, हम चाहें तो इसको उधर लेके जा सकते हैं। अच्छा, ज्यादा तेज हो रहा है क्या? अगर लग रहा होगा तो कोई बात नहीं है, वो तेज रहेगा ही। इसको उधर लेके जाइए तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है बाबू, ये दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है और दोनों का हम यूज करेंगे आगे। हम लोग 1-2 दिन में पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये वाला और ये वाला दोनों चीज यूज होगा। सही है। ये बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करना है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। और ये बोल रहा है कि अगर आपको एक वेक्टर बनाना है तो आपको 2 चीजें चाहिए। वेक्टर बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड और एक चाहिए डायरेक्शन। लेकिन बाबू डायरेक्शन की जगह पे कौन आ गया है, यूनिट वेक्टर। तो ये बात सही भी है, यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल डायरेक्शन के लिए ही होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट, और 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क, यानी मैग्नीट्यूड में बस इसी का योगदान रहेगा, मैग्नीट्यूड में इसका कोई योगदान नहीं है। तो इसका योगदान किस में है, डायरेक्शन में है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। तो ये देगा मैग्नीट्यूड, ये देगा डायरेक्शन, मिल के बन जाएगा एक कंप्लीट वेक्टर। इसका मतलब हुआ कि यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर्स का हम कभी भी यूज करेंगे बस एक ही काम के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, डायरेक्शन के लिए करेंगे। सही है। अब देखिए क्या है कि आम जिंदगी में हम लोग जो 6 डायरेक्शंस लेते हैं, लाइए, वो होता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे, ऐसा होता है। बोलो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। लेकिन मैथ्स में और फिजिक्स में ये होता है एक्स एक्सिस, हाँ, माने पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। बोलो बाबू। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है तो वो तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, वाई भी ड्रॉ करना है वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ये जेड तो हमसे ड्रॉ नहीं ना हो पाएगा। जेड का मतलब वो तो बाहर आ रहा है। तो चूंकि हमारी मजबूरी है और हमको ड्रॉ करना ही है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा उसको ऐसा तिरछा ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कोई भी दो देखिएगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर देखो ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, लेकिन ये और ये नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आएगा जब मैं यहां पर एक क्यूब ड्रॉ कर दूंगा। जा जा जा, अब आपके दिल से आवाज आ रही होगी कि हाँ सर, अब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, और इवन ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अरे है कि नहीं? चलिए, तो आप बताइए कि अगर, लीजिए, थैंक यू, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस दिख इधर रहा है लेकिन एक्चुअल में कहां है, बाहर है। तो अंदर होगा ना नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, लेकिन अंदर वाले डायरेक्शन को भी हम नहीं दिखा पाएंगे तो हम लोग इधर मार देंगे इसे, हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब सुनिए, इन 6 डायरेक्शंस के लिए जो यूनिट वेक्टर्स यूज्ड होते हैं, और हमने देखा है कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, डायरेक्शन के लिए, उनको बोला जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप, और फिर माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप। आप बताइए आई कैप किसके लिए यूज होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, जे कैप यूज होता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन के लिए, के कैप यूज होता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन के लिए। आप समझिए कि ये सब साइन बोर्ड है,
आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है? साइन बोर्ड है। इनको देख के, हाँ, इनको देख के हमको ये समझ में आता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा एक कार है, उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कैप, ऐसा मैंने बोला। आप बताना तो जो कार है उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं। मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है? वो के कैप डायरेक्शन होता है। के कैप डायरेक्शन के लिए यूज होता है। और बताइए के कैप किसके लिए यूज होता है? जेड एक्सिस के लिए यूज होता है। तो आप बता दीजिएगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा जेड एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ। क्लियर है? चलिए, तो बताइए एक्स वाई जेड के लिए आई जे के, तो जाहिर सी बात है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड के लिए माइनस आई माइनस जे माइनस के यूज होगा। तो ये थोड़े कोई याद करता है? अरे पॉजिटिव वालों के लिए प्लस में आएगा तो नेगेटिव वालों के लिए माइनस में आएगा, हो गया ये। क्लियर है? चलिए, एक सवाल है, कहता है, अब जैसे अब हमारा जो बुक था मैथमेटिकल टूल्स का, उसमें 50वां नंबर सवाल था ये। हाँ, सवाल है कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। राइट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। आप राइट द फोर्स इन क्या? वेक्टर फॉर्म। आपको फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है? फोर्स को कैसे लिखना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो बाबू मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कोई भी वेक्टर लिखने के लिए हम मैग्नीट्यूड के साथ क्या लिखते हैं बगल में? डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं? यूनिट वेक्टर। तो कुछ नहीं, हम इसमें भी यही दोनों ढूंढेंगे। हम ढूंढेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड देखो बता रहा है कितना है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ना, बताइए किधर है? डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, and the unit vector which is used along negative direction of z axis is minus k cap, माइनस के कैप। अब आप चाहें तो इस माइनस साइन को सामने ला सकते हैं, दिस विल बिकम माइनस 10 न्यूटन कितना? के कैप। तो एक बात बताइए, ये जो माइनस साइन तुमको यहां दिख रहा है, क्या वो 10 न्यूटन के साथ आया था? किसके साथ आया था? अरे ये तो के कैप के साथ आया था, भले हमने उसको आगे कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं है, नेगेटिव साइन किसका हिस्सा है? डायरेक्शन का। और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैं आपको ये बता भी रहा था कि वेक्टर क्वांटिटी का नेगेटिव साइन उसके मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं होता, वो उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है। इज इट क्लियर? बोलो जल्दी। तो ये देखते ही कोई समझ जाएगा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ। क्लियर? चलिए बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो बाबू वेक्टर्स को ऐड करने के दो नियम होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल, माने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, बीच का एंगल कितना है? थीटा है। हाँ, तो हमको एक के हेड पे दूसरे का टेल ले जाके रखना होगा। तो यहां पर तो दोनों का टेल नहीं एक जगह है, तो एक काम करते हैं, इस फोटो को हम फिर से बनाते हैं और इस बी को उठाते हैं, उठा के ले जाके हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। तो हमने एक के हेड पे दूसरे का टेल रख दिया कि नहीं? उसके बाद पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला देना। तो ये जो तुमको वेक्टर दिख रहा है यही है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी इसको और इसको जोड़ोगे तो तुमको ये मिलेगा। इसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोला जाता है? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सुनिए, लॉ पैरेललोग्राम कहता है कि आपको एक खिसकाने फिसकाने की जरूरत नहीं है, जो जहां वही रहने दीजिए। बस इन दोनों को दो साइड्स मानते हुए आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए। पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए, और पैरेललोग्राम वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं।
मतलब आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं। तो इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ करिए, इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ करिए, बन गया पैरेललोग्राम। बोलो तुम्हारा नाम क्या है? उस सफेद शर्ट, हाँ क्या? अनवत, अजमत, अजमत अली। अजमत नाम का तो हमको लग रहा है कोई डांसर था ना ऐसा? अजमत अली नाम का कोई डांसर था, बहुत फेमस डांसर था। खैर कोई बात नहीं है। डांस वांस करते हो? हैं? एकदम नहीं। अच्छा ठीक। कोई है जो डांस करता है इसमें? अच्छा, कोई डांस नहीं करता है? तुम लोग में भी नहीं करता है? अरे तो और डांस का नागिन डांस में नहीं डांस का मतलब कि मतलब आना चाहिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ए और बी है, ए पटरी पर से मत उतरो। ए और बी है, बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो हमने इसके पैरेलल ये लाइन खींचा, इसके पैरेलल ये लाइन खींचा, फिर इन दोनों के कॉमन पॉइंट से होके गुजरने वाला जो डायगोनल होगा ना, वही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो इसमें ट्रायंगल बना था इसीलिए हमने इसको ट्रायंगल लॉ बोला था, उसमें पैरेललोग्राम बना इसीलिए हमने उसको पैरेललोग्राम लॉ बोला ना। लेकिन दोनों रिजल्ट सेम देता है। कैसे मैं बताता हूं। अगर हम इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करते तो क्या करते? इस बी को उठाते और ले आके यहां नहीं रख देते। तो आपको नहीं लग रहा है कि बी को उठा के रखते तो ये ऐसा ऐसा आता है, और उसके बाद पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाते तो यही ना मिलता है। अभी भी तो यही मिला है। तो लॉ भले अलग अलग है लेकिन रिजल्ट दोनों सेम देता है। क्लियर? चलिए मान लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है? ए है। बाबू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी है ना। तो कोई पूछेगा कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? चाहे तो इसको आर से भी दिखा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो जो प्रॉपर लेक्चर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा है उसमें बाकायदा हमने इन सब चीजों को प्रूफ किया है, डिराइव किया है ना। तो एक बार वहां भी आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ना है, तो वेक्टर क्वांटिटी का खाली मैग्नीट्यूड बता देने से काम चलेगा नहीं, हमको बताना होगा कि इसका डायरेक्शन किधर है। तो अगर मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट बी के बीच में बीटा ही ना बन रहा है। इस फोटो की बात करें तो रिजल्टेंट और ए के बीच में अल्फा बन रहा है। बाबू रिजल्टेंट और बी के बीच में कितना? बीटा बन रहा है। तो अल्फा बीटा लिखने भी आपको आना चाहिए, और अल्फा बीटा लिखने के लिए हम लिखेंगे tan अल्फा। क्या लिखेंगे? tan अल्फा। तो बताइए अल्फा रिजल्टेंट का किसके साथ वाला एंगल है? ए के साथ वाला एंगल है। तो हम लोग ना बाबू ए ना लिख के बी लिखेंगे, जिसके साथ वाला एंगल लिखना होगा उसको छोड़ के दूसरा लिखा जाएगा, और उसके बाद लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। ये बाबू थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है, डिवाइडेड बाई, फिर आएगा ए, बी था तो अब आएगा ए, प्लस बी कॉस थीटा। कैसे आया वो उधर जाके देखिएगा, इधर फॉर्मूला याद करिए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सही है। चलिए अब सिमिलरली बताइए कि tan बीटा लिखना हो तो क्या करेंगे? तो बीटा बी के साथ वाला ना एंगल है, तो जिसके साथ वाला एंगल लिखते हैं, एंगल लिखे हैं, उसको ना लिख के दूसरा वाला लिखेंगे। तो बी के साथ वाला लिख रहे हैं तो ए लिखेंगे, फिर वही साइन थीटा आएगा। लेकिन यहाँ बी था तो यहाँ ए था, तो बाबू यहाँ ए तो यहाँ प्लस, ऊपर में ए साइन थीटा, नीचे में ए ऐसा कॉस थीटा आएगा। मतलब ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड तो नहीं लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें इन फॉर्मूलों का भी यूज हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ केस याद रखिएगा स्पेशल वाला। इसमें हम दो वेक्टर्स लेने वाले हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जैसे
पहले केस में दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है। अरे ये भी 10 न्यूटन का फोर्स तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स। अरे हाँ बोलो यार, दोनों सेम डायरेक्शन में है का मतलब बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। रिजल्टेंट 2a होगा, ए का रिजल्टेंट 2a होगा। कैसे होगा, तो फॉर्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो काहे का बी स्क्वायर, बी की जगह पे भी तो ए ही है, तो ए स्क्वायर प्लस ए, अच्छा प्लस 2ab, तो 2a, अब बी की जगह पे भी ए ही है तो यहाँ ए का स्क्वायर कर लें, और उसके बाद cos थीटा आएगा। थीटा 0 करोगे तो cos 0 डिग्री होता है 1, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और अंडर रूट 4a स्क्वायर होगा 2a, तो ये आ गया 2a। ठीक है, माने 10 न्यूटन का 20 न्यूटन हो जाएगा। बोलो ना, 20 न्यूटन माने 2 इंटू 10 न्यूटन हो जाएगा। वो घड़ी वाला आदमी कहाँ है, बुखार लगा है ऐसा? अच्छा वो घड़ी ले लिए तो उसको बुखार लग, अच्छा वो लौटाया नहीं क्या उसको? है उसका हम लौटा दिए हैं, ये मेरा घड़ी है ये। सब सोच रहा होगा कि क्या, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ सुनिए, अरे यार तुम लोग क्या करने लगा, ए का कितना 2a, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड a और a, बोलो बाबू, लेकिन बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो तो पहले रिजल्टेंट ड्रॉ करने तो आपको आएगा ना। इसके पैरेलल देखिए ये वाला लाइन है और इसके पैरेलल ये वाला लाइन, तो यही ना रिजल्टेंट होता है। याद रखिएगा रिजल्टेंट आता है √3a, और कैसे आएगा तो बस यहाँ थीटा की जगह आप 60 डिग्री रख के सॉल्व करके देख लीजिएगा, अभी फुर्सत नहीं है। ठीक है, हमको याद रखना है ए का √3a कब, 60 डिग्री पे। सुनिएगा, ए 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट आएगा √2a, याद रखोगे √2a। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अगर 120 डिग्री पे हो, बोलो बाबू 120 डिग्री है ये पूरा, तो इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, और ये रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट आएगा ए। ओ माय गॉड, ए का ए 10 न्यूटन अगर 120 डिग्री पे आ जाए तो रिजल्टेंट भी 10 ही न्यूटन होता है, एकदम याद रखेंगे हम लोग। और ये तो बहुत सिंपल है, अगर दो वेक्टर्स जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कितना, 0। अरे बाबू यार, इधर 10 न्यूटन इधर भी लग गया तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। याद रखोगे, बोलो जल्दी, याद रखोगे क्या, याद हो गया होगा? अगर याद हो गया होगा तो सब लोग मिलके बताइएगा, ए सेम डायरेक्शन में 60 डिग्री पे √3a, हाँ 90 डिग्री पे √2a, हाँ 120 डिग्री ए 180 पे, बहुत बढ़िया, कमाल हो गया ये तो। चलिए सुनिएगा, कह रहा है अगर कुछ वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और हर दो अगल बगल वाले वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम हो, सुनो इधर देखो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और हर दूगों के बीच का एंगल भी, रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। जैसे मान लीजिए कि F और F सेम मैग्नीट्यूड, इधर से भी 180 डिग्री, इधर से भी 100, रिजल्टेंट जिसको हम लोग F नेट भी बोल सकते हैं। अरे रिजल्टेंट फोर्स का मतलब नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, 0। और यहाँ तो हम बोल सकते हैं कि आमने सामने वाले एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहा है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए सिचुएशन जिसमें 3 वेक्टर्स हो, और वेक्टर में जनरली हम लोगों को फोर्स ही पढ़ना होता है सबसे ज्यादा, तो इसीलिए एफ ही लिखा गया है। अगर 3 फोर्स हो, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और हर दो अगल बगल वाले के बीच का एंगल कितना है, 120 121, तब ना 360 होगा,
तुम बताओ ना ये पॉइंट कहाँ जाएगा अगर 3 लोग ऐसे खींच रहे हो तो? एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी ऐसे खींच रहा है, एक आदमी ऐसे खींच रहा है, ये भी 120 120 120, ये पॉइंट कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। आपको भी समझ में आ रहा होगा, कॉमन सेंस वाली बात। कहीं नहीं जा रहा है का मतलब हुआ इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? एफ नेट 0 आ रहा है। बताओ ना इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? यहाँ पर भी देखो ना सबका मैग्नीट्यूड सेम है, 90 90 90 90 नहीं है क्या? तो यहाँ पर भी एफ नेट कितना होगा? और यहाँ तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आमने सामने वाला एक दूसरे को मार डालेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। ए बताओ ना इसमें नेट फोर्स कितना आएगा? तो बताओ ना उसमें कितना आएगा? क्लियर है? सबका यूज अभी हम लोग आने वाले 2-3 दिन में करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनिए, कभी आपको वेक्टर ना ऐसा दिया रहे समथिंग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, यानी ये वेक्टर बना है 3 वेक्टर्स को जोड़ के। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स है और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नीट्यूड वाई है और डायरेक्शन है वाई एक्सिस की तरफ, जेड है और डायरेक्शन है जेड एक्सिस की तरफ। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैं यहां फिर से लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो अंडर रूट एक मिनट रुकिए, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस। ये बात समझ में आई क्या? व्हाटएवर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फुर्सत नहीं है, तुम कर लेना। शायद 7 आता है, शायद ये अंडर रूट 49 आता है। चलो ठीक है, ये बोल रहा है कि a बराबर है इतना, बताना है a का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, के कैप का कोफिशिएंट कितना है ना रे बाबू, और ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना का मतलब। सही है? क्लियर है? ये क्या क्लियर है? छोड़ो इसको, हटाओ। अब सुनो, 5 मिनट से रह गया, 5 मिनट समय दोगे? कहीं जाने होने में लेट नहीं ना होगा? कोई है जिसको प्रॉब्लम है? अच्छा तो गिन के मैं 5 मिनट में समझा दूंगा। सुनो इधर देखो, हमारा अगला टॉपिक है, और ये जो चीज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यही हम वेक्टर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होगा। कॉन्सेप्ट का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो मेनली इसको बोला जाता है वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना। क्या? वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना। अब तक हम वेक्टर्स को जोड़ना सीख रहे थे, अब हम वेक्टर को तोड़ना सीखेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेक्टर ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। अब हमको इस वेक्टर को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि वो 2 वेक्टर्स में टूट जाए, और एक आए एक्स की तरफ, एक आए वाई की तरफ। तो देखो मैं कैसे तोड़ता हूं। मैंने एक वेक्टर ये लिया और एक वेक्टर ये लिया, और मैंने ये क्लेम किया कि मैंने ए को तोड़ दिया है इन 2 वेक्टर्स में। तो क्या मैंने सही तरीके से तोड़ा है? एकदम सही तरीके से तोड़ा है। और सही तरीके से टूटा है कि नहीं ये जानने के लिए हम इसको और इसको जोड़ के देखेंगे। तो आप बताइए, ये क्या हम इसको ट्रायंगल लॉ से जोड़ सकते हैं? इस वेक्टर और इस वेक्टर को हम ट्रायंगल लॉ से जोड़ सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि एक के हेड पे दूसरे का टेल नहीं है। तो आप जानते हैं ना कि एक के हेड पे दूसरे का टेल हो तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसको और इसको जोड़ोगे तो यही ना मिलेगा। तो सही बात है। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये और ये मिलेगा। इसको बोला जाएगा वेक्टर ए का एक्स कॉम्पोनेंट, और इसको बोला जाएगा वेक्टर ए का वाई कॉम्पोनेंट। सही है? नहीं रहने दीजिए यार, मैं बढ़िया ही से बताऊंगा, तुम अच्छे से बताऊंगा, हड़बड़ी में ये चीज नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का बचा हुआ है। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं।